आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो दोस्तों भावपूर्ण श्रद्धांजलि सुषमा स्वराज को। सुषमा स्वराज जो कि एक गजब की लीडर थी, जब बोलती थी तो विपक्ष बगले झांकता था। क्या कमाल का व्यक्तित्व था दोस्तों। बहुत ही गजब करियर रहा है। इनकी बायोग्राफी को मैंने रिव्यू किया है और एज अ ट्रिब्यूट आज वो स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल भी है, तो आप जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों भगवान, हम यही चाहते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले और इनके परिवार को भगवान ताकत दे। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं अमित शाह की। अमित शाह की बात करें दोस्तों तो मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी इनकी बायोग्राफी रिव्यू करिए। तो दोस्तों पहला रिक्वेस्ट तो मैं आपको यही करूंगा कि इसको पॉलिटिसाइज मत करिएगा। देखिए, जो पर्सन इन न्यूज होता है मैं उनकी बायोग्राफी रिव्यू करता हूं। मैंने कांग्रेस के लीडर्स की भी बायोग्राफी रिव्यू की है, टीएमसी के लीडर्स की भी बायोग्राफी रिव्यू की है, बीजेपी के लीडर्स की भी बायोग्राफी रिव्यू की है, आरएसएस के लीडर्स की भी बायोग्राफी रिव्यू की है, जर्नलिस्ट की भी बायोग्राफी रिव्यू की है, सबकी बायोग्राफी रिव्यू की है। दोस्तों जो पर्सन इन न्यूज रहेगा मैं उनकी बायोग्राफी रिव्यू करूंगा। तो आज अमित शाह की बारी है। बहुत ज्यादा भैया इन्होंने तहलका मचा दिया है जब से 370 और 35A को खत्म किया है और पूरे कश्मीर को दो में डिवाइड कर दिया। लद्दाख एक अलग डिवीजन, कश्मीर एक अलग डिवीजन। अब इस पे पूरा सेपरेट लेक्चर है, आप देख लीजिएगा। अमित शाह जो कि बीजेपी की यंगेस्ट प्रेसिडेंट है, जिनको चाणक्य ऑफ बीजेपी भी बोला जाता है, उनकी बात करेंगे। और सारी अच्छी बातें नहीं होंगी भैया, कड़वी बातें भी होंगी। जो इनको लेके कंट्रोवर्सी है हम उस पे भी बात करेंगे, जो केसेस चल रहे हैं। तो दोनों चीजें हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिड_रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। दोस्तों स्टडी आईक्यू की इंडिपेंडेंस डे सेल शुरू हो गई है। 60% फ्लैट डिस्काउंट है, जरूर अवेल करिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और भारत माता की जय बोलते रहिए। तो 16 अगस्त तक की ऑफर है। अपनी ड्रीम जॉब निकालिए इन कोर्सेस को अवेल करके। इन नंबर्स पे कॉल करिए या फिर वेबसाइट विजिट करिए। दोस्तों अगर अमित शाह की बात करें, जिनको अमित भाई शाह भी बोला जाता है, तो एक वेल टू डू, एक समृद्ध परिवार में 22 अक्टूबर 1964 को इनका जन्म हुआ था। पिताजी अनिल चंद्र शाह, माताजी कुसुमबेन। पिताजी का बिजनेस था, तो मैंने बोला ना समृद्ध परिवार था। पाइप का बिजनेस था। कुछ वक्त तक अमित शाह ने अपने पिताजी के बिजनेस को भी संभाला, स्टॉक ब्रोकर भी बने, बैंक में भी काम किया। बैंक की बात करें दोस्तों तो आपको बता दूं कि इनको कोऑपरेटिव बैंक का हेड भी चुना गया था, अहमदाबाद का। यह बात है दोस्तों 2000 की। अब एक चीज तो आप मानेंगे, आप कुछ भी कहिए, लेकिन अमित शाह एक गजब के लीडर है, यह तो मानना पड़ेगा। इनकी जो प्लानिंग होती है उसके सामने बड़े बड़े लोग चित्त हो जाते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कि 2000 में इनको कोऑपरेटिव बैंक ऑफ अहमदाबाद सौंपा गया था, एडीसीए, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। तब ये 27 करोड़ की 28 करोड़ कुछ, मतलब काफी लॉस में था और बंद होने की कगार पे था। लेकिन जब इनको ये बैंक सौंपा गया, 30 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दे दिया और अब तो 250 करोड़ का प्रॉफिट है। तो जो बैंक बंद होने की कगार पे था, आज वो प्रॉफिटेबल है। खैर उसका एक ये भी कारण दिया जाता है कि उस समय अमित शाह के पास बहुत ज्यादा ताकत थी। भैया 2000 की बात है, जब अमित शाह पूरी तरीके से पॉलिटिकली एक्टिव थे। तो उसकी भी हम बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं तो शुरुआती पढ़ाई इन्होंने अपनी दादा दादी क्या रह के गई। फिर 16 साल की उम्र में ये अहमदाबाद चले गए और वहां से इन्होंने बीएससी की डिग्री ली। तो भैया साइंस के स्टूडेंट है, ये बहुत बढ़िया बात है। और बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं, तो उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस बायोकेमिस्ट्री से किया। तो ये चीज है। 14 साल की उम्र में थे भैया, संघ प्रचारक बन गए, आरएसएस ज्वाइन कर ली। वैसे बचपन से ये देशभक्तों की बायोग्राफी पढ़ते थे, ऐसा ये खुद बोलते हैं और इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। तो भैया बचपन से ही ये काफी ज्यादा बायोग्राफीज पढ़ते थे और 14 साल की उम्र में इन्होंने संघ को ज्वाइन कर लिया। अब दोस्तों बीजेपी में जाना है तो बहुत लोग बोलते हैं और ये डायरेक्ट रास्ता है, आप आरएसएस पे जाइए। पहले देखिए दोस्तों ऐसा क्यों है। आरएसएस से ही बीजेपी निकली है। सबसे पहले तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आया। इस समय 35 ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस चलाती, जिसमें एक बीजेपी भी है। बिल्कुल बीजेपी डायरेक्टली रिलेटेड है। इनफैक्ट 370 आर्टिकल का जो प्रोविजन अभी दिए हुए हैं, वो 2002 में कुरुक्षेत्र में जो आरएसएस की मीटिंग हुई थी, एक एक चीज यही प्रपोज की गई थी। तो आप देख सकते हैं आरएसएस का काफी इंफ्लुएंस है, कोई गलत बात नहीं है इसमें। तो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर, चाहे वो सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी जी, कोई भी लीडर हो, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी,
या फिर अमित शाह की बात करें, सब आरएसएस से आए हैं, संघ से निकले हैं। तो आरएसएस की शाखाएं होती है दोस्तों, देश भर में शाखाएं हैं। सुबह सुबह 5 बजे भैया उठ के जाना पड़ता है यूनिफॉर्म पहन के, और भारतीय कल्चर को वो सिखाते हैं। तो यहां पे 14 साल की उम्र में इन्वॉल्व हो गए और एक स्वयं सेवक हो गए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन्होंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, और 1982 में वो हुआ जो कमाल, मतलब जो कमाल था। कमाल क्या था? नरेंद्र मोदी जी से इनकी मुलाकात हुई। अब ये भी गुजरात को देख रहे थे, ये भी आरएसएस इन्होंने ज्वाइन की हुई थी और पूरी तरीके से संघ का प्रचार कर रहे थे। अमित शाह भी गुजरात को देख रहे थे, दोनों साथ में मिल गए। और उसके बाद ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, दो जिस्म एक जान, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। दोस्तों इन्होंने उसके बाद से कभी भी दोस्ती नहीं छोड़ी, और नरेंद्र मोदी जी के जो डिसीजन उसमें डेफिनेटली अमित शाह की एडवाइस रहती है। एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि दोनों बहुत सालों से दोस्त हैं और बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। एक बार 1990 में जब ये रैलीज ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तब अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी एक रेस्टोरेंट गए, थक गए थे, खाने पीने गए। तब वहां पे अमित शाह ने बोला था, नरेंद्र भाई मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले समय में आप प्रधानमंत्री होंगे। तब नरेंद्र मोदी जी हंस दिए थे, लेकिन अगले 10 साल में वो चीफ मिनिस्टर बने और उसके बाद अब तो प्राइम मिनिस्टर बने। तो बात जो है वो बिल्कुल सच साबित हुई, और बहुत हैंग आउट करते थे। जब भी इनको फ्री टाइम मिलता था निकल जाते थे भैया, काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। और बोलते हैं ना भैया, एक है कोहली और रोहित की जोड़ी और एक है शाह मोदी की जोड़ी, ठीक है ना, जो कुछ भी कर सकती है ऐसा बोला जाता है। और इनकी प्लानिंग तो जबरदस्त है ही है, वो अभी हम देखेंगे क्या क्या किस तरीके से इन्होंने प्लान करके जीत हासिल की और बीजेपी को विजय पथ पे वापस लौटाया इन्होंने, तो वो भी चीजें देखेंगे। फिर पॉलिटिक्स की बात करते हैं दोस्तों हम, तो आरएसएस इन्होंने ज्वाइन किया, फिर इन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी ज्वाइन किया, और उसके बाद 1987 में जब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी उस समय आपको पता ही है दोस्तों, ये 80 का दशक है, 90 का दशक है भैया। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। राम जन्मभूमि तेजी पकड़ रहा था, राम जन्मभूमि आंदोलन, और हर कोई इसके रथ पे सवार था। बीजेपी ने तो पूरा इलेक्शन इस पे लड़ा और वो जीते। कांग्रेस ने भी इसमें हाथ धोया, वो भी भैया, हर पॉलिटिकल पार्टी इससे जुड़ना चाहती थी क्योंकि मुद्दा यही बन गया था। और इन सबको कौन देख रहा था? लाल कृष्ण आडवाणी, रथ यात्रा भैया। अब लाल कृष्ण आडवाणी की मैंने पूरी बायोग्राफी रिव्यू की है, आप देख लीजिएगा। सब कुछ मैंने दोस्तों बहुत ही सिलसिलेवार से डिटेल्ड एनालिसिस इनका किया है, देख लीजिएगा। मोदी जी की बायोग्राफी, लाल कृष्ण आडवाणी जी की बायोग्राफी, अटल बिहारी वाजपेयी की बायोग्राफी, राजीव गांधी की बायोग्राफी, सब में मैंने बताया है। 1980-90 का दशक पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हम यहां पे देखते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब लाल कृष्ण आडवाणी की तो कंस्टिट्यूएंसी थी ना गांधीनगर, वहां पे गांधीनगर में जब ये ऑर्गेनाइज कर रहे थे, रैलीज ऑर्गेनाइज करते थे लाल कृष्ण आडवाणी के लिए, तब ये लैम्पलाइट में आए और लाल कृष्ण आडवाणी ने अमित शाह के फिर टैलेंट को समझा कि ये बहुत ही जबरदस्त ऑर्गेनाइजर है और इसको आगे आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों गुजरात में भी पॉलिटिक्स बदल रही थी। अब गुजरात में पॉलिटिक्स क्या बदल रही थी दोस्तों? बीजेपी सामने आ रही थी एक एक करके, जैसे जैसे इलेक्शन बीतते जा रहे थे, बीजेपी भी इलेक्शन में ज्यादा सीटें लेती जा रही थी। तो ये सभी को एहसास था कि बहुत ही जल्द ये कुछ ना कुछ तो करेगी। अटल बिहारी वाजपेयी लीडर हो गए थे, लाल कृष्ण आडवाणी को वैसे बनना था। संघ की पसंद थे लाल कृष्ण आडवाणी, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद ही स्टेप डाउन कर दिया और एक रैली में बोल दिया था कि अब अटल जी ही संभालेंगे भैया कार्यभार, मैं नहीं संभालूंगा। तो यहां पे हम देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के पास नेतृत्व आ जाता है, लेकिन गुजरात पॉलिटिक्स में कुछ और ही चल रहा है। वहां पे बीजेपी की सरकार ऑलरेडी बन गई है, बीजेपी अभी सेंटर में स्ट्रगल कर रही है। 14 दिन की सरकार आपको पता ही है दोस्तों। उसके बाद अभी तक बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है। यहां पे 1995 से लेकर 1998 तक ये 2 साल ये बहुत हाईली पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी। 3 प्राइम मिनिस्टर आए, 3 प्राइम मिनिस्टर गए, मेरी प्राइम मिनिस्टर सीरीज में देख लीजिएगा। तो यहां पे सेंटर में तो प्रॉब्लम थी, लेकिन गुजरात स्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 1995 में केशु भाई पटेल बन गए थे चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। उसके बाद अब देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि नरेंद्र मोदी का जब उदय हो रहा था तो बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स बिल्कुल सही नहीं मान रहे थे। उस समय बहुत बड़े गुजरात के लीडर्स, शंकर सिंह वाघेला ने तो सीधा बोल दिया था ना
ये देखो मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं है, तो फिर नरेंद्र मोदी को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था। अब वो भी मैंने पूरा देख लीजिएगा, रिव्यू किया हुआ है मोदी जी की जब बायोग्राफी। तो यहां पे हम देखते हैं पहले तो केशु भाई पटेल और पासा पलट गया। जब मोदी जी आ गए उनको चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात बना दिया गया, और जब इनको चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात बनाया गया तो अमित शाह कहां पीछे रहने वाले, दोस्ती याद है ना, तो उनको भी बहुत सारे पोर्टफोलियो दिए गए थे। 1997 से जो अमित शाह की कंस्टिट्युएंसी रही है वो सारखेज कंस्टिट्युएंसी रही है, फिर 2007 में नरनपुरा और अभी गांधीनगर। और जब जब इन्होंने इलेक्शन लड़े हैं अच्छे खासे मार्जिन से इन्होंने जीत हासिल की है, और हर इलेक्शन में इनका जीत का मार्जिन बढ़ता गया है, वोट परसेंटेज जो है ना वो बढ़ता गया है। उसके बाद 2009 में इनको गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, और जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए तब इनको प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन बनाया गया। लेकिन दोस्तों जब 12 साल तक नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर रहे हैं गुजरात के, 12 पोर्टफोलियो दिए इनको भैया, सबसे ताकतवर इंसान हो गए थे अमित शाह। होम, लॉ, जस्टिस, प्रिजन, ट्रांसपोर्ट, एक्साइज, सब कुछ सारे के सारे, और इसमें काफी ज्यादा कानून भी लेके आए अमित शाह, ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं 12 पोर्टफोलियो दोस्तों बहुत होते हैं, लगभग सारे ही पोर्टफोलियो यहां पे मिल गए थे अमित शाह को। तो ये नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे ये हुआ। फिर 2014 आया दोस्तों, इससे पहले आपको पता ही है 2009 में इलेक्शन हुए थे, पीएम इन वेटिंग ही रह गए। हम लाल कृष्ण आडवाणी की बात कर रहे हैं। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने भी संन्यास ले लिया, और 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया गया, बीजेपी को जीत हासिल हुई। 2014 में बीजेपी की सेंट्रल पार्लियामेंट्री कमेटी ने अमित शाह को अध्यक्ष बना दिया, यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने वो, और उसके बाद उन्होंने पूरा भारत घूमा। ऐसा बोला जाता है कि एक दिन में 543 किलोमीटर कवर करते हैं, बहुत गजब की प्लानिंग की। और 2014 से लेकर 2019 तक ये जो 5 साल है ये बीजेपी, ये सबसे सफल साल रहे हैं बीजेपी के, क्योंकि यहां पे 60% से ज्यादा आबादी को बीजेपी रूल करती है। 14 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो हम यहां पे देखते हैं महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, जीते, हरियाणा में जीते, जम्मू एंड कश्मीर घाटी में कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, झारखंड में जीते, उत्तर प्रदेश में 403 में से 325 सीटें हासिल की, सबका सुपड़ा साफ कर दिया था। तो यहां पे भी बहुत ही इंटेंस प्लानिंग थी अमित शाह की। उत्तराखंड में जीत हासिल की, गुजरात में तो जीत नहीं था, आसाम में जीत हासिल की, और जहां जीत नहीं भी हासिल की, जैसे मतलब कोalition गवर्नमेंट बनाई, नागालैंड, मेघालय हम देखते हैं, त्रिपुरा में इन्होंने जीत हासिल की। तो इन सब जगह इनको एक अपर हैंड मिला और इन्होंने अपनी सरकार बनाई, और 2019 में वापस बीजेपी जीती। और यहां पे हम देखते हैं कि 1500 से ज्यादा मीटिंग की, 18 रोड शो किए, 161 पब्लिक मीटिंग्स की, और इन सबके बाद दोबारा बीजेपी जो है वो जीती। और पूरी प्लानिंग किसकी थी पीछे? अमित शाह की। और जैसे ही ये जीते, बीजेपी की सरकार आई, पहले होम मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह, अब होम मिनिस्टर हैं कौन? अमित शाह। होम मिनिस्टर जो कि प्रधानमंत्री के बाद, प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे बड़ा पोर्टफोलियो होता है। होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये 3 पोर्टफोलियो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कैबिनेट का कोर बनाता है ये। तो भैया इनको होम मिनिस्टर बनाया गया 30 मई 2019 को, और उसके बाद अब आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके के फैसले ले रहे हैं, एक के बाद एक बिल पास हो रहे हैं। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि भैया कोई बिल तो बहस के लिए रखो, सिर्फ 3 से 5 घंटा बहस होती है दोस्तों। कोई बिल जो है वो पार्लियामेंट कमेटी में नहीं जा रहा है, सिलेक्ट कमेटी में नहीं जा रहा है, क्योंकि लोकसभा में बहुमत है, वहां से पास हो जा रहा है। राज्यसभा में भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही हैं, तो वहां से भी पास हो जा रहा है। 5 अगस्त में आर्टिकल 370 को डिसॉल्व करने के लिए रेजोल्यूशन रखा गया, खत्म हो गया 370, 35 से खत्म हुआ, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल आ गया। ये ऐतिहासिक कदम था। अभी अच्छी बातें हो गई, अब हम बात करते हैं दोस्तों कंट्रोवर्सी की, विवाद की बात करते हैं दोस्तों। 2 बहुत बड़े विवाद सामने आए हैं दोस्तों, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। एक तो सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस, दूसरा इशरत जहां एनकाउंटर केस। दोनों को ही फेक माना गया। इशरत जहां का तो पूरा फेक माना गया, और सोहराबुद्दीन शेख ये जो एनकाउंटर केस था इसको प्लान्ड माना गया, ये मर्डर माना गया एक तरीके से। अब दोस्तों क्या वाकया था, देखिए वैसे तो डिटेल्ड केस में हम किसी और दिन बात करेंगे, क्योंकि अगर एक केस को देख ले तो कम से कम 1-1.5 घंटे का ये लेक्चर है। मैं आपको फटाक से बताता हूं कि ये केस था क्या। पहले सोहराबुद्दीन की बात कर लेते हैं। सोहराबुद्दीन एक छोटा सा गैंग चलाता था, राजस्थान के बगल में उज्जैन में रहता था, ये छोटे से गांव में।
इसका साथी था तुलसी राम प्रजापति, ये इसका साथी था। अब था क्या कि सोहराबुद्दीन वसूली करता था। अब ऐसा भी बोला गया था कि इसके क्या से ये मतलब इसका गैंग जो है वो बढ़ता जा रहा था। उसके घर से 40 AK-47 भी बरामद हुई थी, फिर बाद में बोला गया कि ये रखवाई गई, वो सब खैर अलग बात है। अभी तो ऐसा हुआ कि सोहराबुद्दीन शेख का जो पूरा गैंग था ये धीमे धीमे बढ़ता जा रहा था। राजस्थान में मार्बल ट्रेडर्स थे, राजस्थान के मार्बल ट्रेडर्स से ये वसूली करता था। तो एक बहुत बड़ा मार्बल ट्रेडर था, सोहराबुद्दीन उससे पैसे वसूलिए, डर के मारे उसने पैसे दे दिए। अब यहां पे परेशान होकर मार्बल ट्रेडर्स पहुंचे राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद चौटाला के पास। चौटाला नाम था कि क्या, थोड़ा सा मैं भूल गया हूं, आप देख लीजिएगा, लेकिन गुलाब चंद तो थे, ठीक है, मेरा थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो गया है। तो गुलाब चंद के पास वो पहुंचे, उन्होंने बोला उनसे, मतलब उनसे मार्बल ट्रेडर्स ने बोला कि आप कुछ करिए, ये जो है वसूली कर रहा है, कुछ करते क्यों नहीं। कोशिश की, वो कर नहीं पाए, क्योंकि भैया यहां पे सोहराबुद्दीन को सपोर्ट था, इंटरनल सपोर्ट था भैया। उसके बाद अमित शाह के पास पहुंचे गुजरात में, उनसे गुहार लगाई कि कुछ करिए। तो यहां पे सबसे पहले तो, क्योंकि देखिए ये राजस्थान में था, अब जो है गुजरात का जुरिस्डिक्शन राजस्थान में थोड़ी ना है। राजस्थान में कोई मुजरिम है तो गुजरात पुलिस थोड़ी ना वहां पे जाके उसको पकड़ के लेके आएगी, अनटिल एंड अनलेस गुजरात में उसका कोई केस रजिस्टर ना हो। वैसे सोहराबुद्दीन पे पहले से काफी केस रजिस्टर्ड थे। तो यहां पे हम देखते हैं कि गुजरात में केस रजिस्टर होता है सोहराबुद्दीन के खिलाफ, और उसके बाद इसको गुजरात लाया जाता है। इसकी वाइफ कौसरबाई भी होती है, तुलसीराम प्रजापति होते हैं, और इसको मार दिया जाता है। अब ये बहुत ही हाई प्रोफाइल था। क्यों हाई प्रोफाइल था? इसमें बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल नेम्स आ रहे थे, अमित शाह का नाम आ रहा था, उसके बाद राजस्थान के गृह मंत्री का नाम आ रहा था, बहुत IAS IPS इन्वॉल्व थे। उस समय डीजी वंजारा, जिनको 8 साल की जेल भी हुई थी, डीजी वंजारा की बात करें दोस्तों तो इनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बोला जाता था। 20 से ज्यादा एनकाउंटर किए हुए थे, लेकिन ऐसा बाद में बोला गया कि ज्यादातर फेक थे, और इन्होंने फिर बाद में पुलिस से इस्तीफा भी दे दिया था कि गुजरात जो है, गुजरात सरकार मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है, हम एनकाउंटर पे एनकाउंटर करे जाते हैं लेकिन गुजरात सरकार हमारा बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है, तो इस्तीफा भी दे दिया था। और इसी केस में इनको 8 साल की सजा भी हुई थी। तो डीजी वंजारा केस में बहुत बड़ा रोल था, तो बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे। तो जब इस पे जांच बैठाई गई तो अमित शाह लगभग जेल चले ही गए थे। अब बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी हुई थी और अमित शाह पे इल्जाम लगा था कि ये पूरा इन्होंने ही प्लान किया है। दूसरा केस, इशरत जहां फेक एनकाउंटर। इशरत जहां की बात करें दोस्तों तो हुआ क्या था, इशरत जहां मुंबई के एक छोटे से घर में रहती थी, पिताजी थे नहीं, 19 साल की लड़की थी और अपने घर का खर्चा चलाती थी। और ऐसा बोला गया कि ये लश्कर तैयबा की आतंकवादी थी। मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं जो रिपोर्ट में सामने आया है, ठीक है, वो चीज मैं आपको बताता हूं। पुलिस ने बोला कि ये लश्कर तैयबा की आतंकवादी थी, और हेडली का एक स्टेटमेंट सामने आया था, वो भी लश्कर तैयबा वाला हेडली, ठीक है, कि वो इशरत जहां को जानता है, लेकिन उस पर कोई जांच नहीं हुई थी। फिलहाल मैं आपको मतलब इशरत जहां पे आता हूं। ट्यूशंस पढ़ाती थी, ठीक है, एक इंसान से मिलती है वो, उसके साथ वो नासिक जाती है। 11 जून 2004 की बात है दोस्तों, अपने परिवार को फोन करती है वो, मैं ठीक हूं, परेशान मत हो, लेकिन परिवार बहुत ज्यादा डर में होता है कि ये ऐसे चली गई। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फोन आता है कि मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं। उसके बाद फोन नहीं आता है। 14 जून को इनकी लाश मिलती है। इशरत जहां के साथ 2 लोगों का और एनकाउंटर किया जाता है और इनकी लाश मिलती है, और पुलिस ने यह तर्क दिया कि इशरत जहां जो है वो लश्कर तैयबा की आतंकवादी थी। लेकिन इनके परिवार वालों का कहना है कि 19 साल की लड़की थी और ऐसा कुछ नहीं था, वो तो काम करती थी। अब यहां पे जांच एजेंसियों ने क्या कहा, देखिए, ये जानने वाली बात है। 2004 के बाद जब ये मतलब एनकाउंटर हुआ, उसके बाद मजिस्ट्रेट ने जांच की, 2009 में रिपोर्ट सौंपी, और उसमें यह पाया गया कि इशरत जहां का दूर दूर से लश्कर तैयबा से कोई रिश्ता नहीं था, वो आतंकवादी नहीं थी। उसके बाद यह मामला गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में इस जांच को खारिज कर दिया। दोबारा एसआईटी बनाई, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई। दोबारा एसआईटी ने यह चीज पब्लिश की, जो रिपोर्ट दी 2012 में, उसने भी यही चीज बोली कि इशरत जहां आतंकवादी नहीं थी। फिर सीबीआई ने भी क्लीन चिट दी, और सीबीआई ने भी यह बोला कि इशरत जहां आतंकवादी नहीं थी। रंजीत सिन्हा ने बोला, लेकिन यहां पे किसी को सजा नहीं हुई। क्यों सजा नहीं हुई? सबूतों का अभाव था, ठीक है। सीबीआई ने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, जो स्पेशल जज थे सीबीआई के, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं विवश हूं, सबूतों का अभाव है, कोई भी सबूत मिले ही नहीं।
तो यहां पे क्लीन चिट दे दी गई। इचरत जहां फेक एनकाउंटर था, नहीं था, अभी तक इस पे केस चल रहा है, हम कुछ नहीं कह सकते, ये ऑनगोइंग केस है, वो जांच चल रही है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, ये ऑफिशियल है, ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है, ठीक है ना, ये उसमें बोला गया था। उसके बाद दोस्तों इनके बेटे को भी लेके, सोनल शाह से इन्होंने शादी की है, उनसे इनका बेटा है जय शाह। जय शाह को भी लेके कंट्रोवर्सी हुई थी कि जय शाह की जो कंपनी है वो कितना था, 5,000 करोड़ से 80,000 करोड़ तक पहुंच गई थी। देख लीजिएगा, थोड़े फैक्ट्स इधर उधर हो सकते हैं, मतलब उनका प्रॉफिट जो है वो 50 गुना ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो ये कैसे हो गया, तो उसमें भी अमित शाह ने बचाव किया था, तो ये कुछ कंट्रोवर्सी हुई है। फिर स्नूप गेट स्कैंडल भी हुआ था, हाँ वो कैसे मैं भूल सकता हूं, कि यहां पे एक औरत पे नजर रखी जा रही है, और एक पुलिस वाले और अमित शाह की बातें वायरल कर दी थी कोबरा पोस्ट है। बाद में अमित शाह ने इसका पूरा खंडन किया था, और वो औरत सामने आई कि वो जो सर्विलियंस था वो मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट की थी। और 2002 में भी इन पे आरोप लगते रहे हैं, इन पे कुछ एक्सटॉर्शन और किलिंग्स पे भी आरोप लगते रहे हैं, तो ये चीज है। लेकिन दोस्तों ये सब जांच का विषय है, और जब जांच होती है तो कुछ सामने नहीं आता। अब खैर वो एक अलग बात है, उसमें हम नहीं जाएंगे, तो ये फैक्ट्स हैं। तो ये कंट्रोवर्सी थी इन पे, तो हमने दोनों चीज देख ली, सक्सेस स्टोरी और कंट्रोवर्सी। सक्सेस स्टोरी और कंट्रोवर्सी ये दोनों साथ साथ चलती हैं। तो ये कुछ बड़ी कंट्रोवर्सी है अमित शाह को लेकर, फिलहाल तो एक्टिव हैं, होम मिनिस्टर हैं और बिल पास कर रहे हैं। तो देखना होगा अभी आने वाले 5 सालों में ये क्या करते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इंडिपेंडेंस डे सेल चालू है, जरूर अवेल करिए डिस्काउंट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आशा करता हूं आप सब बहुत अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिससे हर रोज एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है, हर रोज एक नए विवाद की सफाई देनी पड़ती है। अपने से ज्यादा अपनी पार्टी के लोगों के कारनामों के बारे में उन्हें इल्जामात की और सवालात की सफाई देनी पड़ती है। प्लीज वेलकम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह। आपकी अदालत में आज के इस मुकदमे में हमारे जज हैं, जेएनयू के प्रोफेसर हैं डॉक्टर पुष्पेश पंत, और इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज डॉक्टर पुष्पेश पंत की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले अमित जी पहला इल्जाम लगे, एक नजर डालेंगे अमित शाह के पॉलिटिकल करियर। अमित शाह 49 वर्ष की उम्र में भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम आयु के अध्यक्ष बने। अमित शाह की लीडरशिप में बीजेपी 10 करोड़ से ज्यादा मेंबर बनाकर दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी। अमित शाह की अध्यक्षता में बीजेपी ने महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में चुनाव जीते, जम्मू और कश्मीर में पहली बार सरकार में हिस्सेदारी बनाई, दिल्ली में बुरी हार देखी। लोकसभा चुनावों में जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को मैन ऑफ द मैच कहा था। प्रधानमंत्री मोदी की अमित शाह से पहली मुलाकात 33 साल पहले हुई थी, जब अमित शाह सिर्फ 17 बरस के थे। इन दोनों की जोड़ी ने गुजरात में लगातार चुनाव जीते। अमित शाह मोदी की गुजरात सरकार में मंत्री रहे। फर्जी एनकाउंटर के केसेस में अमित शाह को गुजरात छोड़कर दिल्ली रहना पड़ा। बाद में अदालत ने इन केसेस में अमित शाह को बरी कर दिया। आज अमित शाह प्रधानमंत्री के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक हैं। एक जमाने में अहमदाबाद की दीवारों पर बीजेपी के पोस्टर चिपकाने वाले अमित शाह आज पार्टी के शिखर पर हैं। आपकी अदालत में अमित शाह अपनी पैरवी खुद करेंगे।
तो मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह पर। आपकी अदालत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आरोप है कि इन्होंने बिहार के चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। अमित जी, आपको लग रहा है कि बिहार जीता तो पूरी दुनिया फतेह हो जाएगी? आपने इसको बड़े नाक का सवाल बना लिया है। मैं ऐसा नहीं मानता। कोई एक चुनाव जीतने से किसी भी एक राजनीतिक दल के लिए या देश के लिए बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, मगर मैं इतना निश्चित मानता हूं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में अगर अच्छी सरकारें हैं तो देश को डबल डिजिट ग्रोथ में ले जाना सरल रहेगा। जहां तक बिहार और उत्तर प्रदेश में, जो कि देश की आबादी का 30% हिस्सा वहां पर रहता है, वहां अव्यवस्था है तो देश के विकास में रुकावट आएगी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, और जबकि चुनाव पूर्व में है तो हमारे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व और दक्षिण में मेरी पार्टी का चुनावी जन समर्थन बाकी देश के हिस्सों की अपेक्षाकृत कम है। तो अगर पूर्व में हमारी एक बड़ी एंट्री होती है तो पूर्व में पार्टी की पैंठ बनाने में हमें बहुत फायदा होगा। मैं तो लालू जी का भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अमित शाह ने पूरी ताकत लगा दी बिहार में और तंत्र मंत्र का षड्यंत्र करके उनके ऊपर पंखा गिरा दिया। देखिए, लालू जी की बात सही है कि पूरी ताकत लगाई है, लगानी ही चाहिए। चुनाव के जंग में जाते हैं तो आधे अधूरे मन से थोड़ी ना जाएंगे, जीतने के लिए जाते हैं, दमखम से जाते हैं और विजयी होकर वापस आते हैं। ये मेरी पार्टी का सूत्र है। इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहां तक तंत्र मंत्र का सवाल है, मैं लालू जी को अपने ही बयानों को थोड़ा याद कराना चाहता हूं और आपको भी याद कराना चाहता हूं कि वो ही कहते हैं कि कौवा काटेंगे, कबूतर काटेंगे, चूहा भगाएंगे, हल्दी और उसका धुआं करेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता, कौवा काटने से पानी आएगा क्या? कबूतर काटने से रोड बनेगा क्या? हल्दी और वो क्या होता है, सिंदूर, क्या कुछ बोले थे, उसका धुआं करने से शिक्षा आ जाएगी क्या? या चूहा भगाने से रोजगारी आ जाएगी? मुझे मालूम नहीं कौन से जमाने में लालू जी जी रहे। लेकिन आजकल इस बात की बहुत चर्चा है कि प्रधानमंत्री पहले बहुत सारी पब्लिक मीटिंग करने वाले थे, अब आपने उनकी पब्लिक मीटिंग कैंसिल कर दी है क्योंकि उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। देखिए, एक सोचा समझा रणनीति के तहत चलाया हुआ विस्पेरिंग कैंपेन है जिसका सत्य से कोई लेन देन नहीं है। डे 1 से प्रधानमंत्री की 20 रैलियां तय थी और अब प्रधानमंत्री जी 22 रैली करने जा रहे हैं। अब 20 से 22 को कोई कम कहता है तो उसके गणित के ज्ञान पर मुझे दया आती है। दूसरी बात, पहले और दूसरे चरण के चुनाव के बीच में मतदान में 4 ही दिन का अंतर था और इस बार 12 दिन का अंतर है। तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी की रैली तभी होती है जब मतदान का समय नजदीक आए। हर हमेशा ऐसा होता पार्टी के मुझे सुन लीजिए पूरा। तो 28 तारीख को मतदान है, 23, 24, 25, 26, 27 ये सारे दिन तीसरे और चौथे चरण के लिए प्रधानमंत्री जी का दौरा है ही। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जैसे पार्टी के दिग्गज, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि लोकल नेताओं ने मोदी जी की रैली कैंसिल करा दी, इसका बड़ा नेगेटिव असर जाएगा। शत्रुघ्न जी पर आप लोगों का असर थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए उन तक गलतफहमी पहुंच गई है। और ये भी सही है कि सरकार के बड़े बड़े मंत्री आपने बिहार में तैनात कर दिए हैं बिहार के इलेक्शन के लिए। देखिए, बिहार में ही 6 मंत्री हैं, उनका होम स्टेट है, और 2-3 मंत्री भी गए हैं, वो कोई पहली बार नहीं गए। मंत्री बनने से कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या कार्यकर्ता समाप्त नहीं होता। अपनी पार्टी का विचार लोगों के सामने रखने का उसका अधिकार संवैधानिक अधिकार है। और मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं रजत जी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव महज हार जीत का मामला नहीं होता है। हम बहुत छोटी पार्टी के नाते राजनीति में काम शुरू किए, 10 लोगों से किए, और आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बने हैं। 11 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो 10 से 10 करोड़ का ये जो सफर है, वो हर चुनाव को हमने लोगों के पास जाने का एक जरिया समझा है, माध्यम समझा है, और मेरी विचारधारा, मेरी पार्टी की विचारधारा, मेरी पार्टी के सिद्धांतों को लोगों को सामने रखने का एक मौका समझा है।
चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ हार जीत का मुद्दा नहीं होता है। जीत का बहुत महत्व होता है राजनीति में, मगर हमारे लिए ये भी महत्व है कि हमारी विचारधारा को अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जाए और वो उसके आधार पर फैसला करे, अपना मत तय करे। वो हमारा एक विनम्र प्रयास होता है। मैं मानता हूं सभी पार्टियों ने ऐसा करना चाहिए। लेकिन आप ये मानते हैं कि बिहार में बड़ी चुनौती इसलिए है कि लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस तीनों इकट्ठे आए? मैं तो उसको एक सुखद परिस्थिति मानता हूं। एक जमाने में इंदिरा वर्सेस ऑल चलता था, आज बीजेपी वर्सेस ऑल हुआ है, तो एक ताकत का द्योतक है, परिचायक है कि इतनी ताकत बढ़ गई कि सबको इकट्ठा आना पड़ा है, सब अपने अपने सिद्धांत छोड़कर इकट्ठा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात है। लेकिन इन सब लोगों के इकट्ठा होने से बिहार के जो जातिगत समीकरण हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए रजत जी, जो जनमत होता है और पॉलिटिक्स होती है वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स की तरह 1+1 नहीं होता है, वो रसायन विज्ञान की तरह होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो नया पदार्थ बन जाता है पानी। इस तरह से होता है। मुझे सुन लीजिए ना, लालू जी और नीतीश जी जिस दिन साथ में आते हैं, नीतीश जी के पास से विकास का सारा वोट चला जाता है, क्योंकि बिहार में और देश में कोई नहीं मान सकता कि नीतीश लालू की जोड़ी विकास कर सकती। एक बात, जैसे नीतीश और कांग्रेस साथ में आते हैं, बिहार में एक बहुत बड़ी एंटी कांग्रेस मतलब गैर कांग्रेसवाद की लेगेसी है, जिसको आप थोड़ा मर्यादा छोड़े तो राजेंद्र बाबू से लेके जेपी से लेके कर्पूरी ठाकुर और लोहिया तक एक बड़ी लेगेसी खड़ी हुई है। जैसे ही नीतीश और कांग्रेस इकट्ठा होते हैं वो लेगेसी वहां से निकल जाती है। इस तरह से कागज पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, वरना तो मतदान की जरूरत क्या होती। लेकिन ये सच है कि आरक्षण के सवाल पर लालू ने, नीतीश ने एक बड़ा इशू बनाने की कोशिश की है। खासतौर पे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आरक्षण पर पुनर्विचार होगा। पहली बात तो भागवत जी ने ऐसा कहा नहीं, आप उनका बयान ध्यान से पढ़ लीजिए। और दूसरी बात, मैंने और प्रधानमंत्री जी ने दोनों ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं चाहती और किसी भी प्रकार के बदलाव का हम विरोध करते हैं, ये हमने स्पष्ट कर दिया है। अब रजत जी, ये 2015 है, शायद 60 या 70 होता, 90 तक चल सकता था कि किसी झूठ को जोर से बोल दो तो लोग मान लेंगे। आज के ज़माने में संभव नहीं है। और मैं अभी भी मानता हूं कि जिन लोगों ने आरक्षण का मुद्दा बनाया है उनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि बिहार की जनता विकास चाहती है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि आरक्षण चला जाए। उनका तर्क अमित जी ये है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, संघ परिवार का सवाल है, आरएसएस प्रमुख से ज्यादा तो बड़ा कोई नहीं हो सकता। और अगर उन्होंने कहा तो आप क्या कहें और प्रधानमंत्री क्या कहें? नहीं, आरएसएस प्रमुख ने भी ऐसी बात नहीं की। भागवत जी का आप बयान देखेंगे तो ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा और संघ की ओर से ही भी ये स्पष्टता आ चुकी है। मोहन भागवत ये कहें कि आरक्षण पर पुनर्विचार होगा तो भी बीजेपी और मोदी जी की सरकार इस पर पुनर्विचार नहीं करेगी। रजत जी, आप कितना भी फंसाने का ट्राई करेंगे, मैं फंसूंगा नहीं। भागवत जी ने ऐसा कहा ही नहीं। शुरू के दिनों में जब बिहार में चुनाव हुआ था तो मोदी जी भी विकास की बात करते थे, आप भी विकास की बात करते थे, नीतीश कुमार भी बताते थे क्राइम के आंकड़े कितने हैं, वो गुजरात को बिहार को कंपेयर करते थे। लेकिन अब सब लोग बात कर रहे हैं धर्म की, जाति की, बीफ की, गौमांस की। देखिए, आपकी लाइब्रेरी से सारे भाषण निकाल कर देख लीजिए, किसने गौमांस का भाषण सबसे पहले, भाषण या इंटरव्यू बिहार में किया? आपको मालूम होना चाहिए, लालू जी ने किया। अगर लालू जी ये कहते हैं गाय के मांस और बकरी के मांस में मूलतः कोई फर्क नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बात लोगों के सामने रखने का प्रयास करेगी, क्योंकि इस बात से देश के काफी बड़े हिस्से में लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। लेकिन इन सब बातों से विकास का जो एजेंडा है वो तो पीछे रह गया। स्वाभाविक रूप से रहेगा, मगर कौन जिम्मेदार है? मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता को पूछना चाहता हूं, किसने वहां पर बात की शुरुआत करी? वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए लालू ने ही शुरुआत करी है। और आप एक बार एक बांध को तोड़ देते हो, बाद में पानी कहां तक जाएगा उसका कोई कैलकुलेशन रहता है क्या? आज वही फंसे पड़े हैं।
ये तो उन्होंने बांध को तोड़ते वक्त तय करना था कि क्या होगा। लेकिन अमित जी, कैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? आप लालू जी को शैतान कहें। मैंने नहीं कहा सर, मैंने कभी नहीं कहा। रजत जी, हो तो दिखाइए जरा आप। मैंने तो प्रधानमंत्री की पब्लिक मीटिंग में भी देखा था, उन्होंने भी लालू जी को अंदर शैतान का, उन्होंने शैतान नहीं कहा। शैतान किसके घर जाता है वो कहा, और लालू जी ने स्वयं कहा था मेरी जीप पर शैतान आ गया। प्रधानमंत्री जी ने भी लालू जी को कभी भी शैतान नहीं कहा। अब पूरा फुटेज एक बार ध्यान से देख लीजिए। और वो बार बार कह रहे हैं कि आपने मुझे शैतान कहा तो मैं आपको ब्रह्म पिशाच कहूंगा। अब लालू जी से कोई और अपेक्षा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने लालू जी के स्वयं के कोटेशन को ही कोट कर कर बात करी थी। और आपको उन्होंने नरभक्षी कहा बार बार। चलिए, वो कुछ भी कहते रहे। काफी लोगों को मालूम है मैं शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूं, और जहां तक मेरी माताजी का देहांत नहीं हुआ मेरे घर में प्याज भी नहीं आता था। शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूं। जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, जी हाँ। मेरा सवाल सर अमित सर आपसे है कि सर बिहार में नीतीश कुमार जी ने भी 10 सालों में बहुत सारे काम किए हैं, और मैं सर बिहार से बिलोंग करता हूं तो मैंने उनके काम देखे भी हैं। तो सर बिहार की जनता आपको इस बार बिहार में क्यों चुने? मुझे इसका सवाल का जवाब दीजिए सर। मैं जरूर देता हूं भैया। और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा क्योंकि आपने मुझे क्लैरिफिकेशन करने का मौका दे दिया। रजत जी ने पुत्ते आप ये समझ लो 10 साल में काफी कुछ हुआ है। जो आप कह रहे हो वो 10 साल में नहीं हुआ है, 8 साल में हुआ है, जब भारतीय जनता पार्टी साथ में थी। जब भारतीय जनता पार्टी जब से अलग हुई है, बिहार के विकास के सारे पैरामीटर्स उनके मुंह गिर रहे। 33% का डिटोरिएशन है और क्राइम में 37% का इंक्रीज है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो जो विकास हुआ है वो बिहार भारतीय जनता पार्टी के डिसिप्लिन एमएलए के कारण हुआ था। जैसे ही लालू जी और कांग्रेस का साथ ले लिया, डिटोरिएशन शुरू हुआ है। आप मुझे एक बात बताइए, जिस व्यक्ति के एक कंधे पर लालू का जंगल राज हो और दूसरे कंधे पर कांग्रेस के 12 लाख करोड़ के घपले और घोटाले हो, वो विकास कर सकता है क्या बिहार का? कर सकता है? बिहार की जनता यही जानती है कि लालू जी और कांग्रेस को साथ में रहकर विकास नहीं हो सकता। फिर से जंगल राज 2 आ सकता है और फिर से करप्शन की शुरुआत भी होगी। एक बात मैं आपसे बड़े फ्रैंकली पूछना चाहता हूं, क्या कभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को यही नहीं लगता कि जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान से समझौता हो उससे बेहतर था नीतीश कुमार के साथ सरकार बनती? देखिए, ये हमने तय नहीं किया है। हमने तो नीतीश जी को ही चुना था। बिहार में जब जंगल राज था, लालू प्रसाद के शासन के अंदर आए दिन अपहरण, खून, बलात्कार, फिरौती की भरमार लगी थी। इंडस्ट्री, व्यापार बिहार छोड़कर चला गया। अच्छे अच्छे शिक्षण संस्थान, प्रोफेसर ट्रांसफर करवा लिए। उस वक्त जंगल राज को हटाने के लिए हमें लगता था कि हम छोटे पड़ेंगे। नीतीश का ही साथ लिया था हमने। नीतीश के साथ गए भी, जनता ने स्वीकारा भी, सरकार भी बनी। 2013 में नीतीश जी ने हमारा साथ छोड़ दिया, हमने नहीं छोड़ा है। अगर ये सवाल आपको पूछना है तो पूछने की सच्ची जगह नीतीश जी को आपने पूछना चाहिए। आप खामखा मुझे पूछ रहे रहते थे। आप इस बात को तो जवाब देंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में सरकार बनाने का तो दावा किया है, लेकिन बगैर दूल्हे की बारात है। चीफ मिनिस्टर कौन होगा? नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। बगैर दूल्हे की कोई बारात नहीं है। कई बार भारतीय जनता पार्टी एक टीम वर्क के आधार पर चुनाव लड़ी है और बाद में हमने नेता चयनित किया है और अच्छे परिणाम आए। जैसे महाराष्ट्र में हमने कोई सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया था, मगर आज देवेंद्र फडणवीस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के अंदर जो बिजली, रोड, लॉ एंड ऑर्डर, सब मामलों में महाराष्ट्र काफ़ी आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। झारखंड में भी हमने सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया था, मगर रघुवर दास की सरकार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और वहाँ पर नतीजे अच्छे मिले हैं। कई बार हम सीएम प्रोजेक्ट करे बगैर लड़े हैं। हमारे पास बिहार में भी एक अच्छे नेताओं का समूह है और जो बिहार को अच्छा शासन दे सकते हैं। सरकार के भी अनुभवी, सरकार चलाने के भी अनुभवी नेता है हमारे पास। ऐसा कोई सवाल नहीं है।
क्योंकि नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी को सामने रख के लड़ रहे हैं, तो मोदी जी तो आकर के बिहार सरकार चलाएंगे नहीं। स्वाभाविक रूप से मोदी जी नहीं चलाएंगे, बिहारी ही बिहार सरकार चलाएगा, मगर भारतीय जनता पार्टी का बिहारी बिहार सरकार चलाएगा। अच्छा, आप यहाँ 4th रो में। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि आप महाराष्ट्र में और झारखंड में जब चुनाव जीते हैं तो बिना दूल्हे के जीते हैं, और काफ़ी अच्छा दूल्हा आपने, इसमें कोई दो राय नहीं कि दूल्हा आपने अच्छा दिया है देश को। लेकिन आपने जब बिहार में कोई दूल्हा नहीं बनाया तो उसकी जाति क्यों डिसाइड कर दी? जाति कहाँ डिसाइड करी? आपने बोला है कि हम स्वर्ण वर्ण के लोगों को नहीं, हम नहीं, मैंने तुरंत गिरिराज जी के बयान का खंडन किया है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए किसी भी व्यक्ति का नाम सोचा ही नहीं है, इसलिए जाति का सवाल उठता ही नहीं है। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का विधानमंडल और भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करेंगे। एक मतलब मैंने स्पष्ट कर ही दिया, फिर से एक बार कर दिया। जैसे आप लोगों ने सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया है, अभी मैं टीवी में न्यूज़ सुन रहा था, जीतन राम मांझी जी कह रहे थे कि उनको मोदी जी ने किसी सभा में या किसी मीटिंग में एक संकेत दिया है सीएम बनाने के लिए खुद के बारे में। तो क्या आपको संकेत के बारे में पता है या वो अपनी तरफ से संकेत भेज रहे हैं? देखिए, मांझी जी को उनकी पार्टी की ओर से कहने का अधिकार है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने ना कोई संकेत किया है, ना कोई नाम तय किया। ये सारी बहस खत्म हो जाएगी अमित जी अगर आप आज बता दें कि किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। रजत जी, मेरा काम आपकी टीआरपी बढ़ाना नहीं है, मेरा काम मेरी पार्टी चलाना है। बहुत से इल्जाम मेरे पास और हैं, हम एक ब्रेक रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अमित शाह पर इल्जाम और सवाल का। सबसे पहले दादरी कौन गया? राहुल गांधी गए। उनको सवाल पूछा आपने? वो तो बोलते ही नहीं है। मगर वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आरोप है कि इन्होंने ऊट पटांग बयान देने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। अमित जी, प्रधानमंत्री ने अपने पब्लिक मीटिंग में कहा कि जो लोग ऊट पटांग बयान देते हैं उन पर जनता ध्यान न दे। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप भी ध्यान न दें? आपकी पार्टी में जो उल्टे सीधे बयान देते हैं, बहुत लोग परेशान हैं उससे, और आप कोई एक्शन नहीं लेते? ऐसा नहीं है, एक्शन नहीं लेते हैं। पास्ट में भी नोटिस इशू की थी, इसका असर भी होता है, हुआ है। आज भी पार्टी कार्यालय में मैंने काफ़ी नेताओं को बुलाया था और उनको नसीहत दी है कि भाई इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। और मैंने सार्वजनिक रूप से आज भी आपकी अदालत के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस तरह से बयानों से ना देश का फायदा होता है, ना पार्टी का होता है, ना सार्वजनिक जीवन की शुचिता बचती है। ऐसे बयानों से सबने बचना चाहिए। मगर रजत जी, मेरा एक आपको भी अनुरोध है कि आप इसका टोटल टाइम टेबल देखिए। जब भी चुनाव आता है तभी ऐसी बातें उभर कर आती हैं और बाद में अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी पर दोष मढ़ दिया जाता है। अब ये इसको भी थोड़ा देखना चाहिए। कैसे देखें जी, अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो ये बात कहें कि अगर बीफ खाना है तो भारत में मत रहिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है एग्जैक्टली कहा कि मुसलमान इस देश में रह सकते हैं लेकिन बीफ खाना छोड़ना होगा। तो वो ठीक है, ऐसा उन्होंने नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने खुद खेद व्यक्त किया है और पार्टी ने भी कहा है कि खट्टर जी के बयान के साथ पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती, वो उनका व्यक्तिगत बयान है। उन्होंने बयान नहीं देना चाहिए, उसमें दो राय नहीं है। मगर एक बात आप मुझे बताइए कि दादरी में जो इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट पूरे के पूरे मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी पर मढ़ दिया। आप मुझे ये समझाइए, उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है? समाजवादी पार्टी की सरकार। लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट है? केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का? राज्य सरकार का है। तो समाजवादी पार्टी को कोई पूछता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को सब पूछते हैं। ये मीडिया का स्टैंड मेरे भी समझ में नहीं आता, क्योंकि कंट्रोवर्सी तो वहीं से शुरू हुई। क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं हुई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगने की, किसी की हिम्मत नहीं हुई।
ना करेज है मीडिया। क्योंकि आपकी पार्टी ने जिन्हें केंद्र सरकार में सांस्कृतिक मंत्री बनाया है, वो दादरी जाकर कहते हैं ये एक हादसा था। नहीं, ये देखिए उनकी जबान फिसली है। पहले उसमें भी मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, सबसे पहले दादरी कौन गया? राहुल गांधी गए। उनको सवाल पूछा आपने? वो तो बोलते ही नहीं है। नहीं, मगर वो नहीं बोलते हैं तो कांग्रेस पार्टी को पूछे भैया। उसके बाद में केजरीवाल गए, क्या लेन देन उनका उत्तर प्रदेश से? उसके बाद में ओवैसी गए, क्या लेन देन उनका? महेश शर्मा की कंसिस्टेंसी है और वो गए हैं। अगर न भी जाते तो मैं उनको डांटता कि उन्होंने वहां जाकर संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। वो वहां के स्थानीय सांसद है, वहां जाकर वो परिवार के साथ संकट के समय में खड़ा रहना उनका फर्ज था। ये ठीक है, उनके मुंह से एक शब्द निकल गया, उसको पकड़कर बात का बटंगर बना रहे हैं। मगर मुझे ये बात का जवाब दीजिए, इवन आपका चैनल भी समाजवादी पार्टी को क्यों कटघरे में नहीं खड़ा करता? नहीं, जरूर करते हैं। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं बताऊं आपको, मैं बताऊं, सारे जितने भी सिद्धहस्त राइटर्स हैं, साहित्यकार हैं, वो इस्तीफा दे, मतलब अपना अवार्ड वापस दे रहे हैं। वो अवार्ड वापस दे रहे हैं समाजवादी पार्टी और कर्नाटक सरकार के खिलाफ, और आप हम पर कर रहे हैं। बताइए, जो कर्मशील की हत्या हुई वो कर्नाटक में हुई, वहां किसकी सरकार है? कांग्रेस की है। दादरी कांड हुआ, कहां हुआ? यूपी में, वहां किसकी सरकार है? तो ये बेचारे ये दोनों के खिलाफ करे और हमारे खिलाफ खड़े कर देते हो। सारे के सारे राइटर बहुत जल्दी सुनिए तो, सारे के सारे राइटर्स जो अवार्ड वापिस कर रहे हैं वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं, और मीडिया कहता है बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं। जो देखिए, उन जो राइटर्स हैं उनके बयान मेरे पास में, नयनतारा सहगल ने सबसे पहले बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं। अगर प्रधानमंत्री इस विषय पर सख्ती से बोलते तो हमें बोलने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा ही है दादरी पर, इसके बाद में भी इस्तीफा दे। काफी लोग तो ऐसे हैं जो मोदी क्यों चुने न जाए इसका एक पत्र पारित किए थे लोकसभा के चुनाव में, अब चुनकर आ गए तो हम क्या करें? जनता ने चुना है भाई, भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी ना चुना है। लेकिन ये तो सच है ना, मगर जो दो घटनाओं पर उनका रोष है, मैं आपकी अदालत के माध्यम से उनको भी कहता हूं कि मोदी बोल नहीं रहे हैं, ऐसा स्टेटमेंट कर आप अपना अवार्ड वापस दे रहे हैं, और जहां घटना हुई इनके लिए कोई कुछ कहना नहीं है उनका। ये किस तरह का इसलिए कि एक परसेप्शन ये बना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, इस पूरे संघ परिवार के लोग, देखिए 5 जनता अखबार ने क्या लिखा है। 5 जनता अखबार ने यह लिखा कि वेदों के अनुसार जो व्यक्ति गौ का मांस खाए उसको दंड देना चाहिए और उसके प्राण ले लेने चाहिए। मैं 2 हिस्सों में आपका सवाल है, दोनों हिस्सों का जवाब देता हूं। सबसे पहली बात, ये परसेप्शन जो बना है, इसकी आप बात कर रहे हैं, वो लुटियन तक सीमित है, पहले आप समझ कर चलिएगा। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के कारण अगर ये हुआ है तो गुजरात में क्यों नहीं होता? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होता? राजस्थान में क्यों नहीं होता? गोवा में क्यों नहीं होता? वहां तो आपकी सरकारें हैं। तो हमारी सरकार है तो ज्यादा अनुकूलता होती है। नहीं, एक मिनट, वहां गड़बड़ करते हैं जहां दूसरे की सरकार है। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। जहां सरकारें होती है वहां गड़बड़ करने की ज्यादा अनुकूलता होती है, मगर यहां लॉ एंड ऑर्डर ठीक से संभलता नहीं है। वोट बैंक की राजनीति लॉ एंड ऑर्डर पर हावी हो गई है, इसलिए दोनों समाजों में तनाव बढ़ा है, और तनाव का कारण है कि इस तरह से हादसे होते। अगर यूपी पुलिस धर्म के आधार पर भेदभाव करे बगैर काम करे तो कोई दंगा, कोई ऐसी घटना यूपी में भी नहीं होगी। मगर वोट प्राप्त करने के लिए पुलिस अगर एक तरफा कार्यवाही करेगी तो दोनों समुदायों में इसका रिएक्शन होता है, और इसी का कारण है कि ऐसी घटनाएं होती हैं। अमित जी, एक सवाल। अब दूसरा सवाल, जहां तक पांचजन्य का सवाल है, वो लेखक के व्यक्तिगत विचार है। संघ ने भी स्पष्ट कर दिया है, और मैं अभी आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते स्पष्ट कर देता हूं कि पांचजन्य में जो आर्टिकल छपा है वो उनके व्यक्तिगत विचार है, जिसका हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कोई लेन देन नहीं।
नहीं, लेकिन आप क्या ऐसी बातों को प्रूव करेंगे जो आदमी इस तरह की बात कहे, क्योंकि वेदों में भी मैंने चेक किया इस तरह की बात नहीं कही गई, तो सरकार को ऐसे एक आध आदमी को पकड़ के जेल में तो डालना चाहिए। क्या हो रहा है? आप मन बनाइए, दोनों ओर के जाएंगे। हाँ, बाद में कहना मत कि विचार के विरोधियों को जेल में डालना शुरू कर दिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, विचार की अभिव्यक्ति पर एक मन बनाना चाहिए। अगर मन बनता है तो ठीक है, बाद में हम किसी को और को भी करेंगे तो आप कहोगे कि देखो ये तो जो भाजपा विरोधी है उनको इमरजेंसी आ गई, ये आ गया, वो आ गया। और इसी बात का हम कोई समर्थन नहीं करते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी करते हैं, ना कोई और संगठन करता है। सबने स्पष्ट किया है कि ये लेख लिखने वाले के व्यक्तिगत विचार हैं। और सरकार के मंत्री महेश शर्मा का मैं आपको कितने बयान बताऊं, वो कहते हैं कि अब्दुल कलाम मुसलमान होने के बावजूद राष्ट्रवादी थे। नहीं, कितनी बार जबान पिस ली? मैंने पहले भी कहा कि नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं कहना चाहिए। महेश जी को स्वयं मैंने बुलाकर बात करा है, और अब महेश जी ने कहा भी है पार्टी को कि वो ध्यान। मैंने आज नरेश गुजराल का, जो अकाली दल के नेता, उनका स्टेटमेंट देखा। उन्होंने अपील की है अमित शाह से, भारतीय जनता पार्टी से, कि कम से कम इन लोगों को समझाएं, किसी एक दो आदमी के खिलाफ एक्शन ले ताकि मैसेज जाए। देखिए, जहां तक एक्शन का सवाल है, यूपी में कौन रोकता है एक्शन लेने से? नहीं, पार्टी में मैं कह रहा हूं। नहीं, पार्टी छोड़िए ना, पहले तो आईपीसी का एक्शन तो ले। आप क्यों नहीं पूछते यूपी सरकार को? पार्टी ने तो उनको नोटिस भी दिया है। आज मैंने बुलाकर सबको कठोरता से बात भी करी है। मैं तो पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जो साक्षी महाराज ये कहते हैं कि गौ हत्या करने वालों को फांसी की सजा दो, जो गिरिराज सिंह ये कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते आप? देखिए रजत जी, ऐसी पुरानी बातें आप निकाल कर रखेंगे तो बहुत सारा दोनों ओर की काफ़ी चीज़ें सामने आएगी। मगर जब कभी भी ऐसा बयान आता है, उसको रोकने का पार्टी की ओर से प्रयास भी किया है और एक कठोर मैसेज भेजा भी है। मैं आपको साफ साफ कह देता हूं कि इंप्रेशन ये क्रिएट हुआ है कि जो लोग ऐसे बयान देते हैं उनके खिलाफ पार्टी के अध्यक्ष कोई कार्रवाई नहीं करते, इसलिए उनको एनकरेज मिलता है, बल्कि ऐसे लोगों को तो मंत्री बना देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं, और जो लोगों ने बयान दिया है उन्होंने भी अपने आप को संयमित किया हुआ है। जिन लोगों ने दादरी में जाकर ये कहा कि हम गाय बचाने के लिए तन मन धन और गन से समर्थन करेंगे, मैंने कहा देखिए, इस प्रकार के किसी भी बयान से भारतीय जनता पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। और आज मैंने बुलाकर काफी कठोरता से बात भी करी। और ये भी लोग सवाल पूछते हैं कि प्रधानमंत्री ऐसी बातों पर तुरंत क्यों नहीं रिएक्ट करते? प्रधानमंत्री के रिएक्शन का कोई सवाल ही नहीं है। मैंने बुलाकर सबको कठोरता से कहा ही है। तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री दो अलग थोड़ी ना है। सारे साहित्यकार तो यही कहते हैं कि एक बार अगर प्रधानमंत्री बोलें, फली नरिमन जैसे जो बड़े ज्ञानी हैं, कानून के बड़े रेस्पेक्टेड हैं, उनका बयान मैंने देखा। फली नरिमन ने कहा कि नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी है, उनकी बात में वजन है, अगर वो एक बार सख्ती से कहेंगे तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी। चलिए, नरिमान साहब का एक अपना व्यक्तिगत विचार है। मोदी जी ने भी कहा ही है कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए, कई बार कहा है। तो आप जनता को आप ये बता सकते हैं कि आपने सख्ती की है, अब इस तरह के बयान आने बंद हो जाएंगे? मैं जनता को ये बताना चाहता हूं कि जनता सिर्फ बयानों पे न जाए, जहां कृति हो रही है वहां की सरकार का भी इवैल्यूएशन करे। मैं इतना ही पूछना है मेरा कि दादरी कांड जहां होता है वो राज्य सरकार का कोई जिम्मेदारी है या नहीं है या नहीं है, बताइए। बस इतना रजत जी को समझा दीजिए। लेकिन मुझे आप इतना भी समझा दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो फिर आपने इतने सारे बयान हुए, सुनिए ना, बिल्कुल है। चारों को मैंने तलब किया और कठोरता से बात करी है। प्रधानमंत्री जी ने भी नाराजगी व्यक्त की। काफी है जी, काफी है। मैं यही पूछ रहा हूं कि एक्शन तो किसी के खिलाफ तो लीजिए। ये एक्शन ही है। ठीक है, और बहुत सारे इल्जाम मेरे पास में, सवाल मेरे पास में। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अमित शाह पर इल्जाम और तो सवाल करेंगे। अमित जी, वादा किया था महंगाई कम करेंगे और दाल हो गई 200 रुपए किलो। और दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो दाल के बारे में कहा था।
वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह से। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आरोप है कि इन्होंने जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। अमित जी, वादा किया था महंगाई कम करेंगे और दाल हो गई 200 रुपए किलो। और दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो दाल के बारे में कहा था। रजत जी, महंगाई के आंकड़े अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो इसके पास रिसर्च करा लीजिए। यूपीए सरकार से महंगाई के आंकड़े हमारे बहुत नीचे चले गए हैं। खुदरा महंगाई जो 7.7% रहती, वो अभी हाईएस्ट 4.1% पर आई है, क्योंकि देश के काफ़ी बड़े हिस्से में सूखे की संभावना है। दालानों का बुआई होने के बाद जो क्रॉप आएगा उसका अंदाज थोड़ा कम बना है, मगर सरकार ने वित्त मंत्री की अध्यक्षता में उसका मीटिंग भी कर लिया है और एक महीने के कारण पूरी सरकार के 5 साल के काम का आकलन नहीं करना चाहिए। मुझे निश्चित भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई को काबू करेगी। एक ऐसा समय आया है कि अभी 200 रुपया दाल है, इससे कोई इनकार नहीं है और वो चिंता का ही विषय है, गंभीर चिंता का विषय है। मगर सरकार भी चिंतित है और एक्शन भी ले रहे हैं। अरुण जेटली जी ने की अध्यक्षता में पूरी मीटिंग हुई थी, उसमें तय हुआ है कि सब दलालों का बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट कर दिया जाएगा और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के माध्यम से जो भी इंपोर्ट होगा उसको मार्केट में डालकर भाव को काबू में लेने की प्रक्रिया की। चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन ब्लैक मनी, कांग्रेस बार बार ये सवाल पूछ रही है कि आपने तो वादा किया था कि काला धन वापस लाएंगे, उसके लिए कानून भी बनाया, लेकिन आए करीब 6,500 करोड़ रुपए। अब मेरे बात को इंटरप्शन करे बगैर ध्यान से सुनेगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है और जनता ने जवाब ठीक से सुनना भी चाहिए, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, देश की पहली कैबिनेट का पहला प्रस्ताव था कि ब्लैक मनी के खिलाफ एसआईटी बनाई जाएगी। एसआईटी बनाने का ऑर्डर 17 महीने से देश के सर्वोच्च अदालत ने दिया था, मगर कांग्रेस एसआईटी नहीं बनाती थी क्योंकि उनको कुछ छुपाना होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली कैबिनेट में पहला काम एसआईटी बनाने का किया। उसके बाद में उसके 42 दिन के अंदर ही दुनिया भर से जितनी सूचनाएं प्राप्त थी काले धन के लिए, अकाउंट की अमाउंट के लिए, अकाउंट नंबर के लिए और किस व्यक्ति का अकाउंट है उसके लिए, जितनी भी सूचनाएं प्राप्त थी सारी की सारी वो एसआईटी को उपलब्ध करा दी गई, जिसका निगरानी 2 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करें और देश की सर्वोच्च संस्थाएं करती, मतलब सीबीआई, ईडी सारी संस्थाएं करती और 2 जज उसकी निगरानी उसको दे दिया गया। उसके बाद में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दुनिया में जहां कहीं भी गए, उन्होंने काले धन पर एक कॉन्सेंसस बनाने का, एक वैश्विक सर्वसम्मति बनाने के लिए बहुत जोर दिया और उसको एक अच्छा परिणाम भी मिला है। अमेरिका ने भी फटका कानून को लागू कर दिया है और उसके बाद में इसी बजट सत्र के अंदर, इस साल के बजट सत्र के अंदर वित्त मंत्री पहली बार आजादी के इतिहास में किसी वित्तीय अनियमितता के लिए सजा देने का प्रावधान लेकर आए हैं जो काले धन के लिए है। रजत जी, तो पहली बात तो एक कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, ये बोलना ठीक नहीं है। सारे एक्शन हुए हैं। 68 साल की आजादी में 60 साल कांग्रेस का शासन रहा, एक भी नहीं हुआ है। सारे एक्शन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी ने लिया है। लेकिन सुने अभी मेरा जवाब समाप्त नहीं हुआ। आप सवाल के मतलब मुझे ठीक से जवाब देने दीजिए। और अभी आपने कहा कि इतने 1000 करोड़ रुपया वापिस आया। देखिए रजत जी, ये एक कानून जो हम लाए हैं वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से है। मतलब हमारी कानून बनने के पहले भी जो लोग काला धन लेकर गए हैं विदेश में, या तो जिन्होंने ट्रांसफर करा दिया है, उनको हमने सजा का प्रावधान किया था। आगे पर जो गुनाह हुआ उसके लिए सजा का प्रावधान किया था, तो उनको एक फेयर मौका देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है कि भाई जिसने अब तक करा है सरकार के सामने आकर घोषणा कर दे, पेनल्टी भर दे, आपको सजा का
सामना नहीं करना पड़ेगा। एक फेयर मौका दिया था। अब जिसका काला धन है उसको तय करना है कि धन लेकर वापिस आना है या सजा को फेस करना है। तो ये प्रक्रिया अब समाप्त हुई, आगे देखिए क्या होता है। और 60 साल के काले धन का हिसाब आप 60 महीने भी नहीं देंगे और हिसाब लेने लगेंगे रजत जी, ये फेयर नहीं है। इंटेंशन क्या है सरकार का? मैं इतना कहना चाहता हूं कि काले धन वापिस लाने के लिए भी हम कटिबद्ध है, मगर इतना तो सुनिश्चित कर दिया है कि काला धन जाने की व्यवस्था नहीं होगी। ये शक इसलिए हुआ अमित जी क्योंकि आपने थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट दिया था, ये थोड़ा पुराना अखबार है मेरे पास में। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा विदेशों में जमा काला धन हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए लाने की बात विपक्षी दलों को ये एक राजनीतिक जुमला है। स्वाभाविक रूप से मैंने जो कहा तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि विदेशों में इतना काला धन है कि अगर उसका भागाकार कर दिया जाए, मतलब उसको डिवाइड कर दिया जाए, तो हर व्यक्ति के खाते हिस्से में 15 लाख रुपया आएगा। इसका मतलब किसी के बैंक अकाउंट में जमा नहीं होता। उनका कहने का तात्पर्य था कि जितना भी काला धन आएगा वो इस देश के गरीबों के हित में सरकार इसका उपयोग करेगी। रजत जी, आप भी समझ सकते हैं जब भाषण देते हैं इमोशनली, तब जो बोलते हैं उसका इस तरह का फुल स्टॉप कॉमा में मीनिंग नहीं निकलता है। तो किस तरह से भी तो ये कह रहे हैं, देखिए बगैर कॉमा फुल स्टॉप के वो रोज पूछ रहे हैं 15 लाख कब आएंगे। नहीं, पहले वो उनकी समझ पर डिपेंड है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि सरकार के खजाने से 15 लाख रुपया किसी के अकाउंट में किस तरह से जा सकता है? सरकार ने यह कहा था और आज भी कमिटमेंट है, इसमें कोई वादा खिलाफी नहीं है, जितना भी काला धन वापिस आएगा वो इस देश के गरीबों के हित के लिए योजनाएं बनाकर उसका खर्च करेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि लोगों के मन में ये इंप्रेशन क्रिएट किया है, कांग्रेस ने भी किया है, नीतीश कुमार ने भी किया है, लालू जी ने भी किया है कि इन्होंने वादा किया था आपके 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे और पैसा आया नहीं। वो रोज ये बात बोलते हैं। वो ठीक है, आज क्लियर हो जाएगा आपके माध्यम से। और आपने किसानों से वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आत्महत्या के नंबर बढ़ता जा रहा है, किसान सुसाइड कमिट कर रहे हैं। नंबर बढ़ा नहीं है, नंबर में 20% की कटौती हुई। दूसरी बात, जहां तक किसानों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आने के बाद सबसे बड़ा समस्या आकाश के आधार पर खेती करने वाले किसानों की होती थी। जो कुदरती आपदा जब आती थी तब कहीं के नहीं रहते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो आकाश से खेती करने वाले किसान थे, मतलब बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया या उनकी फसल बह गई, तो उसको 1 हेक्टेयर तक ही मुआवजा मिलता था, उसको उन्होंने 2 हेक्टेयर कर दिया, मतलब 100% का वृद्धि किया। दूसरा, पहले 50% का नुकसान किसान का होता है तो ही उसको मुआवजा दिया जा सकता था, उसको घटाकर हमने 33% कर दिया, मतलब 42% किसान बढ़ गए मुआवजा लेने वाले। और मुआवजे की राशि के अंदर एक ही वक्त में 50% का वृद्धि किया है। मैं मानता हूं रजत जी, इससे बड़ा किसानों के लिए कोई अच्छी बात देश के किसानों के लिए नहीं हो सकती। दूसरा, सारे किसान जो खेती करते हैं उनको कोई वैज्ञानिक मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं था। नरेंद्र भाई की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक सॉइल हेल्थ कार्ड कर योजना लाए हैं, जिससे हर किसान को ये गाइडेंस मिलेगा। अपनी उसके पास एक पोथी होगी, सॉइल हेल्थ कार्ड होगा कि आपकी ज़मीन में कौन सा क्रॉप अच्छा रहेगा, कितना पानी चाहिए, कितना खाद चाहिए, कितना पेस्टिसाइड चाहिए। लेबोरेटरी के अंदर जो ज्ञान था वो लेबोरेटरी से लैंड पर लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो 3 साल तक चलेगा, 70,000 करोड़ इस बार दिए और 2 साल तक इसमें बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना के माध्यम से इरिगेटेड लैंड का एरिया 14% से ज़्यादा बढ़ाने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रखा है और इस पर काम भी शुरू हो चुका है। मगर आप अखबारों की सुर्खियां देखकर मुझे सवाल करेंगे तो ऐसा ही होगा रजत जी। वास्तविकता ये है, लेकिन अखबारों की सुर्खियां तो अभी ये है ना, और किसान तो आत्महत्या कर ही रहे, बीड में, जहां महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, उसमें भी आंकड़े आप कंपेयर कर लीजिए रजत जी, कटौती हुई है 20%। और फिर भी एक भी किसान आत्महत्या करता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए चिंता का विषय है।
मगर जो अब तक नहीं हुआ वो सारा एक साल में ही हमसे हिसाब पूछ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। सरकार ने काफ़ी अच्छी शुरुआत की है। अगर मीडिया इसका स्टडी कर कर सच बात रखेगा तो किसानों के लिए आत्महत्या घटाने में ठीक है, कुछ कम साल कराने में फायदा होगा। कुछ साल और इंतजार करेंगे आपसे ये पूछने के लिए। कुछ साल नहीं कहता मैं रजत जी, मैंने ऐसा नहीं कहा कुछ साल इंतजार करिए, मगर काफी कुछ किया है। मीडिया थोड़ी सहायता कर दे कि इसको किसानों तक पहुंचाए तो आत्महत्या कम करने में फायदा है। सर ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये मोदी जी को बहुत यूज़ किया जाता है इलेक्शंस के डेज में। आप जानते हैं कि मोदी जी ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े वो हैं, साथ ही वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं। उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, देश की, विदेश की, हर तरफ से आप देखते हैं कि रोज़ एक नई इंसिडेंट्स होता है, देश के अंदर भी बाहर से भी। तो आपको नहीं लगता कि उनके ऊपर बहुत वर्कलोड हो जाता है या बहुत प्रेशर हो जाता है? तुम भी रहे हैं। सवाल ये है कि अमित शाह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हाँ मोदी जी का। सर आप देखिए, कुल मिलाकर 55 दिन का बिहार चुनाव है, उसमें मोदी जी 8 ही दिन जाने वाले हैं। इसमें से कुछ दिन आधे हैं। एक तो बहुत बड़ी संख्या में जा रहे हैं ऐसा नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ये जो इम्प्रेशन बन रहा है इसलिए बन रहा है कि देश में एक बहुत बड़ा कालखंड ऐसा आया जिसमें प्रधानमंत्री जनप्रिय ही नहीं थे। मतलब उनकी सभा रख दो तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसे प्रधानमंत्री आए इस देश में, देखे भी है हम देश की जनता ने। अब भेजे तो कैसे भेजे? इसलिए प्रधानमंत्री कोई चुनाव प्रचार करेंगे वो आदत थोड़ी जनता की चली गई है। मगर जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर अटल जी तक सभी प्रधानमंत्रियों ने चुनाव में हिस्सा लिया है, अपनी अपनी पार्टी का प्रचार किया है और करना भी चाहिए, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव होता है। अपनी सरकार की, अपनी पार्टी की, अपने सिद्धांतों की बात अगर देश का सर्वोच्च नेता और पार्टी का सर्वोच्च नेता नहीं रखता है तो मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के लिए वो अच्छा नहीं होगा। जहां तक लोड का सवाल है, आप चिंता मत करिए, मोदी जी 20 घंटा काम करने की आदत वाले व्यक्ति है और अच्छे से कर भी रहे हैं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अमित शाह पर इल्जामात और सवाल आपका एक। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अहंकार है और वो विरोधी दलों को साथ लेकर नहीं चलते। आप जरा एक ऑफर लेकर आइए कि क्या करना है, क्या करने से वो मान जाएंगे, हम तैयार हैं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम सवाल पूछ रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह पर। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आरोप है कि इन्होंने अपनी ही सरकार को लाचार बना दिया। अमित जी, मोदी जी को तो भारत की जनता ने सरकार दी, इतनी मेजॉरिटी दी कि 30 साल में किसी एक पार्टी को इतनी मेजॉरिटी नहीं मिली। लेकिन जब संसद का काम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सरकार बिल्कुल लाचार है। शोर मचता रहता है, मंत्री बैठे रहते हैं, पार्टी नज़ारा देखती रहती है। संसद अकेली भारतीय जनता पार्टी से नहीं बनती है। संसद सभी पार्टियों से चुने हुए सांसदों से बनती है। अब जनता ने कम करते करते कांग्रेस को 44 ही रखा है, मगर 44 लोग भी हो हल्ला करने लगेंगे तो संसद नहीं चल सकती। 44 नहीं अमित जी, सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। हाँ वो ठीक है, मगर बहुत कम संख्या में है, और इतने लोग भी अगर हो हल्ला करते हैं तो संसद नहीं चल सकती। आप मुझे बताएं, जिन मुद्दों पे हो हल्ला हो रहा है उसका जीएसटी से क्या लेन देन है? कोई लेन देन नहीं है। और उस पर डिस्कशन करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी तैयार है। कोई डिस्कशन करने के लिए डिस्कशन करते हैं तो डिस्कशन होने के बाद कहते हैं फिर भी हम तो स्थगन करेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि मीडिया ने ये सवाल कांग्रेस के नेतृत्व को पूछना चाहिए और कांग्रेस अध्यक्ष को पूछना चाहिए, नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को पूछना चाहिए। कांग्रेस से मीडिया में करेज होनी चाहिए कि जब आप विपक्ष में हैं तो सरकार जो सुधार लाना चाहती है, जो बिल लाना चाहती है, उसका मॉरल समर्थन करने का आपका अधिकार नहीं है। आप संख्या में नहीं है तो मत दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती, मगर आप सदन चलने नहीं देंगे, ऐसा कैसे चलेगा? ये सवाल तो मेरा कांग्रेस से है कि भाई सदन क्यों नहीं चलने देते? आप चर्चा करिए,
लोगों को मालूम पड़े कौन सच्चा है कौन झूठा है। अगर बहुमत हमारे पास नहीं है तो बिल वापिस आएगा। वो तो ये भी याद दिलाते हैं ना कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब यूपीए की सरकार थी, तो भारतीय जनता पार्टी भी इसी तरह से सदन नहीं चलने देती। मैं 15 बिल का आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं, 15 बिल का जो भारतीय जनता पार्टी ने मतदान कर पारित कर दिए, जो कंट्रोवर्शियल बिल थे, 15 बिल का। कभी हमने पूरा का पूरा सत्र इस तरह से 2-3 दिन चलता है, कोई मुद्दा होता है, राजनीतिक मुद्दा होता है, संसद में उसको उठाने का सबको अधिकार होता है, एग्रेसिव तरीका भी हो सकता है, मगर पूरा का पूरा सदन 1 घंटे की कार्यवाही करे बगैर बंद हो जाए, ये कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है, ना हम भविष्य में भी कभी करेंगे अगर विपक्ष में बैठते हैं तो। मगर भारतीय जनता पार्टी पर जो श्रद्धा बनी है, मुझे लगता है कि और हमारी प्रति लोगों की चाह बढ़ी है और विपक्ष के आचरण पर एक सवालिया निशान। आप कह रहे हैं चाह बढ़ी है। राहुल गांधी को तो लगता है उन्होंने जिस तरह से विरोध किया उसकी वजह से भारत सरकार को कृषि भूमि का जो अधिग्रहण बिल था वो वापस लेना पड़ा। वो ठीक है, राज्यसभा में हम नहीं है, हमारे पास संख्या नहीं है, इसमें क्या आपत्ति है? उनकी जीत हुई, आपकी हार ये हुई। देखिए, इसमें कोई भी पार्टी ने अपने जीत हार का नफा नुकसान नहीं देखना चाहिए। देश की जनता को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, इसका आकलन करना चाहिए और देश की जनता ठीक से करे। और जो भी करना चाहते हैं, आपकी सरकार ने कानून पास करवाया पार्लियामेंट में 20 असेंबली से कि जजेस की नियुक्ति का अधिकार एक कमेटी के पास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी निरस्त कर दिया। हर मोर्चे पर सरकार को पीछे हटना पड़ रहा है। देखिए, पहले मैं स्पष्टता कर दूं कि ये कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नहीं है। ये कानून कांग्रेस के समय में बना था, 3 कमेटियों से पास होकर आया था और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, दोनों संसद के दोनों सदनों में 38 पार्टियों ने उसको समर्थन दिया था और 20 असेंबली ने सर्वानुमत से उसको पारित किया था। मतलब देश के दोनों संसद के सदन और देश की 20 असेंबली ने पारित किया था। इसमें कितनी पार्टी आती होगी रजत जी? ये सबका अपमान है क्या? मैं मानता हूं सरकार का इकबाल कम हुआ है। नहीं, मैं इससे इकबाल कम नहीं होता है, संवैधानिक प्रक्रिया है। मैं मानता हूं कि संसद सर्वोच्च होती है, संसद का कानून बनाने का अधिकार है और सर्वोच्च अदालत ने अभी एक अलग तरीके का फैसला दिया है। आगे देखेंगे क्या करना क्या नहीं करना, सभी पार्टियों के साथ बैठकर चर्चा करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने इस बात के संकेत दिए कि वो शायद अब इस फैसले में आपका साथ न दें, वो तो किसी भी चीज में आपका साथ नहीं देंगे। चलिए, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? लेकिन देश की जनता का तो नुकसान होगा। हाँ, देश की, मगर उसके लिए जिम्मेदार कौन है रजत जी? इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है जो किसी भी मुद्दे पर साथ देना नहीं चाहती। और राहुल जी कहते ही हम संसद को नहीं चलने देंगे। उनके देश के कानून अगर रोड पर बनाने हैं तो हम क्या करवा सकते हैं? लेकिन अमित जी, राहुल गांधी संसद न चलने दें, इससे राहुल गांधी का क्या नुकसान? नहीं, नुकसान तो वैसे भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं है, देश की जनता है, जनता का है। मगर हम देश की जनता के नुकसान से चिंतित है और राहुल जी चिंतित नहीं है, इतना अंतर है। या फिर ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अहंकार है और वो विरोधी दलों को साथ लेकर नहीं चलते। आप जरा एक ऑफर लेकर आइए कि क्या करना है, क्या करने से वो मान जाएंगे, हम तैयार हैं। अमित जी, हमने आपसे बहुत तरह के सवाल पूछे आज की राजनीति पर, बिहार की राजनीति पर, और अच्छे जवाब आपने दिए। हम एक ब्रेक रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज डॉक्टर पुष्पेश पंत का फैसला आज के मुकदमे पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने सवाल पूछे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से। हमने उनसे पूछा बिहार के चुनाव के बारे में, जनता से किए गए वादों के बारे में। हमने उनसे पूछा पार्लियामेंट की वर्किंग के बारे में और सरकार के फैसलों के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज डॉक्टर पुष्पेश पंत के फैसले का। आज की सुनवाई का एक अजीबोगरीब पहलू ये रहा है कि जितने आरोप कटघरे में उपस्थित भाजपा अध्यक्ष पर लगाए गए हैं, उनके बारे में उनकी व्यक्तिगत जवाबदेही बिल्कुल नहीं बनती है, मगर उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वाह किया है और सारे आरोपों के तर्कसंगत उत्तर दिए हैं। इस अदालत को इस बात का एहसास है कि जो व्यक्ति आज कटघरे में खड़ा है वो लगातार मुजरिम के आरोप झेलने का और कटघरे में खड़े रहने का 10-12 साल से आदी है। आज जो आरोप उन पर लगाए गए
वो उन आरोपों की तुलना में बहुत हल्के फुल्के हैं जिनका सामना वो पिछले 10-12 वर्ष से करते आ रहे हैं। इस अदालत को इस बात का एहसास है कि जब अमित शाह कटघरे में खड़े होते हैं तो वो व्यक्ति के रूप में ही मुजरिम के रूप में खड़े नहीं होते, उनके साथ साथ कई सवाल इस देश की न्यायपालिका पर, मीडिया पर, सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं उन पर भी उनके साथ साथ लगते हैं। हमको ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि 10-12 साल तक लगातार आरोपों के घेरे में घिरे रहने के बावजूद, सर्वोच्च न्यायालय के निरीक्षण में SIT की जांच होने के बावजूद अमित शाह को गुनाहगार साबित नहीं किया जा सका है। तो ये अदालत आज के उसके सामने पेश किए आरोपों को देखते हुए बिल्कुल उन आरोपों को नाकाफ़ी समझती है और अभियोग पक्ष को सलाह देती है कि वो अगली बार कटघरे में फिर से अमित शाह को बुलाने के बजाय मीडिया के उन पूर्वाग्रहग्रस्त सदस्यों को, उन समाज सेवियों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करे, जिसके कारण ये आज तक होता आ रहा है। यह अदालत अमित शाह को बाइज्जत बरी करती है। इस उम्मीद और इस विश्वास के साथ कि अमित शाह इसी तरह से सवालों का बेबाकी से जवाब देते रहेंगे, अपनी पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, देश के विकास को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज का शो यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।